किसी की मुस्कुराहटों पे। हेलो नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा, है ना। आज की क्लास क्या है भाई? तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रश्न और उत्तर पर, है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रश्न और उत्तर पर, जिसमें जो अभ्यास लगा है ना, आपके चैप्टर के अंत में जो अभ्यास है उस पर हम आज बात करने वाले हैं। और इससे पहले हमने क्लास कर लिया है पाठ को लेकर कि पाठ का सारांश क्या है और उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, लेखक परिचय क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया है। बट आज की क्लास में क्या देखेंगे? तो अभ्यास देखेंगे, ठीक है, जिसमें प्रश्न कौन से इम्पोर्टेंट है, उनका उत्तर क्या है, ये देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो देखेंगे PYQ, यानी पहले जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं इस प्रश्न इस पार्ट से, उसको देखेंगे। फिर कुछ अपना भी बनाएंगे सवाल, उसको देखेंगे। बट ये क्लास क्यों देखना ज़रूरी है, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। इस चैप्टर से ना 2 से 3 नंबर के 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। कितने? 1 नंबर के, है ना। प्लस 2 नंबर के फिक्स प्रश्न बनते हैं लघु उत्तरीय, ठीक है, जिसका आंसर आपको 30 शब्दों में, 20 से 30 शब्दों में देना होता है। राइट, क्लियर हो रहा ना सब कुछ? तो आपको ये ध्यान रखना, 3 नंबर का ये हो गया, ठीक है। 2 से, ये प्लस नहीं रहेगा, 2 से 3 यानी 3 और ये 2, टोटल 5 नंबर। और हम 5 नंबर की तैयारी कर रहे हैं इस चैप्टर से। 3 और 2 5 फिक्स है कि 5 नंबर की इससे आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं, आज हम कितने नंबर की तैयारी करेंगे भाई? 2 नंबर की। 2 नंबर की दिमाग इसका संख्या, अगर दिमाग संख्या तो 5 नंबर का भी आ सकता है, सीधे एक ही सवाल। बट 2 नंबर का आता ही आता है। 10 क्वेश्चन देता है ना 2 नंबर के। आगे बात करते हैं फुटेज ना खाते हुए। पहला प्रश्न है, हम इस प्रश्न में 8 प्रश्न लगा हुआ है आपके अभ्यास में, उसमें से 1-2 को छोड़ भी सकते हैं, मैं बता दूंगा। जरूरी नहीं है, बट जो ज़रूरी है उसका आंसर क्या है, आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर करना होता है। सॉरी, मैं तो ज़्यादा ही 10 बोल दिया, 20 से 30, इससे ज़्यादा नहीं। उसी दृष्टि से मैंने यहाँ पर रखा है, 10 शब्दों को आगे बढ़ा कर रखा है, ताकि आप छोड़ेंगे तो कम पे आ जाएंगे। आइए, पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? देखिए, विडंबना पहले ही पंक्ति जब पढ़ेंगे ना तो पहले ही ये पंक्ति आती है, विडंबना की बात है भाई। किस विडंबना की? तो देखिए उत्तर में देखेंगे, लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बात है ना, इसी बात को तो कहा उन्होंने। बट एक लाइन में तो आप जवाब नहीं ना देंगे, 2 नंबर उठाना है तो कम से कम 4 पंक्ति तो ज़रूर लिखेंगे, 30 शब्द तो ज़रूर लिखेंगे। इसके कारण इसको बढ़ाया गया है। देखिए, विडंबना का स्वरूप यह है कि पोषक को, अब स्वरूप भी पूछ रहा है तो स्वरूप क्या है भाई? कि पोषक जो हैं, मतलब जो जातिवाद के पोषक हैं, वो कह रहे हैं, जो पाल इसको मानते हैं, वो क्या कह रहे हैं? आधुनिक सभ्य समाज और उसके कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है, ठीक है। मानते हटा दीजिए या मानते हैं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो देख लिए हैं कि जातिवाद, देखिए अभी भी इस आधुनिक समय में भी जातिवाद के पोषक लोग हैं, ये विडंबना हो गई। विडंबना मतलब उपहास की बात है, शर्म की बात है ना। लेकिन इसका स्वरूप क्या है? तो भाई स्वरूप ये है, स्वरूप मतलब उसका रूप क्या है? तो जो उसके पोषक ये बताते हैं कि श्रम विभाजन इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्य कुशलता हो, मतलब सब लोग अपने अपने काम में अच्छा करें, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको काम बांटा जाए। यही तो कह रहा है कि श्रम विभाजन, कार्य कुशलता यानी काम में अच्छा कर पाए, निपुण हो पाए, उसके लिए श्रम विभाजन ज़रूरी है, यही बात कह रहा है और यही इसका स्वरूप है, ठीक है। ये तर्क देते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। और इसी के आगे एक कड़ी जोड़ते हैं कि जाति प्रथा भी क्या है भाई? श्रम ही विभाजन है। श्रम विभाजन कहिए, जाति प्रथा कहिए। श्रम विभाजन को जाति प्रथा, जाति प्रथा को श्रम विभाजन, दोनों एक ही है, ठीक है। लेकिन इस पर आपत्ति लेखक क्या जताया भाई, आगे देखेंगे। समझ गए ना? कोई नहीं है, लॉलीपॉप है, उसमें 3 बिंदु ही याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? अच्छा भाई, उसके वही तो बतिया कह रहा है, स्वरूप कहिए, दूसरा स्वरूप कहिए, चाहे तर्क कहिए उसके पक्ष में, दोनों का जवाब एक ही होगा। हमने इसका जवाब पहले भी दे चुका है।
फिर भी यहाँ पे जब सवाल दे दिया तो देखिए, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सब समाज, यही तो चीज़ पढ़े ना पीछे, स्वरूप कहिए अच्छा उसके पक्ष में तर्क कहिए की बात हुआ कि उसके आधुनिक सभ्य समाज, ऐसा तो ये और नहीं दिया है लेकिन मैंने अपने से बनाया है, ठीक है, ताकि और आसान हो जाए। आधुनिक सभ्य समाज का मतलब ये हमारा जो समाज है आधुनिक हो, ठीक है, सभ्य हो, ठीक है, और वो क्या हो, कार्यकुशल हो, तीन चीज़ों के इसमें जोड़ हो गया। एक तो आधुनिक हो, दूसरा सभ्य हो, ठीक है, कौन, समाज आधुनिक हो और सभ्य हो, और क्या हो, उसके कार्य कुशलता क्या है, बढ़े। तीन चीज़ों के यहाँ पर समझना है ऐसे। तो तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज और उसके कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन ज़रूरी है। श्रम विभाजन मतलब, श्रम विभाजन का मतलब क्या समझते हैं, श्रम मतलब काम, विभाजन का मतलब बांटना, काम बांटना ज़रूरी है। और यह जाति का भी, और यह जाति प्रथा भी इसी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, मतलब वही है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इनका तर्क है, यानी ये अच्छा है समाज के लिए, कार्य हमारे सभ्य समाज और आधुनिक समाज बनाने के लिए, कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए काम बांटना बहुत ज़रूरी है, यही तर्क देते हैं, क्योंकि ये बढ़िया है। सवाल हो गया, आंसर हल नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान है, आप खुद से भी अपना शब्द लिखिए, अपने शब्दों में लिखिएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। लेकिन ये तो तर्क दिया पोषक लोग, लेकिन बाबा साहब आगे पूछते हैं कि भाई बाबा साहब क्यों आपत्ति जताए, ये देखते हैं क्यों आपत्ति जताए हैं। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों, यानी जो पोषक लोग तर्क देते हैं काम बांटना ज़रूरी है, तो लेखक कहते हैं, आपत्ति जताते हैं। पहला आपत्ति क्या है, मैंने नोट बाई नोट बनाया हुआ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, एट्रैक्टिव हो जाएगा, इसलिए आपको भी जब परीक्षा में अगर आ जाए सवाल तो ऐसा ही नोट बना के देना है या एरो बना के दे देना है, ताकि एग्जामिनर को लगे करिए अच्छा हाँ लड़का ने डिज़ाइन किया है इसको, ये नहीं कि छापा नहीं है बल्कि डिज़ाइन किया है। कई बार होता है ना, चोरी तो हो ही रहा है, सब लोग चोरी करता है, बट आप कुछ को उसको डिज़ाइन कर देंगे ना तो अच्छा लगेगा, एग्जामिनर समझेगा नहीं ये चोरी नहीं किया बल्कि डिज़ाइन करके खुद से लिखा है। जो कॉपी चेकर है चेक करेगा। पहला बिंदु है, जातिवाद ने श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों को बांट रखा है, पहला आपत्ति। दूसरा आपत्ति, श्रम विभाजन व्यवस्था जो है श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में भिन्न विभिन्न केवल लिख सकते हैं, वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करता। स्वाभाविक मतलब अपने स्वभाव, अपनी इच्छा, मतलब जिसको जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग नहीं बांट रहा है। दो बिंदु समझते हैं, ये आपत्ति दर्ज किए हैं। पोषक लोग कह रहे हैं कि काम बांटना ज़रूरी है, श्रम विभाजन ज़रूरी है, तो बाबा साहब भी कहते हैं कि ठीक है काम बांटना ज़रूरी है, लेकिन ये काम तो बांट रहे हैं भाई, लेकिन इस काम का दुष्परिणाम क्या हो रहा है, इस काम का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि काम के बांटने के साथ साथ आदमियों को भी बांट दे रहा है। मतलब आपको स्कूल में झाड़ू पोछा के लिए काम दिया गया तो ज़िंदगी भर जब तक आप स्कूल में रहेंगे आपको वही काम करना है। अब आप उस क्लास का मॉनिटर नहीं बनेंगे, आप झाड़ू ही पोछा करेंगे, तो ये तो आदमी को भी बांट दिया, आपको भी बांट दिया। तो यही कह रहा है कि नहीं, ये क्या कर रहा है, काम बांटने के साथ साथ आदमी को भी बांट रहा है, एक आपत्ति। दूसरा आपत्ति है कि ये क्या कर रहा है, श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक भी, मतलब अलग अलग वर्ग में नहीं बांट रहा है, बढ़िया नहीं बांट रहा है, मतलब इच्छा के अनुसार नहीं बांट रहा है कि आपको झाड़ू पोछा करना ही आपको इच्छा है, नहीं हम झाड़ू पोछा नहीं करना चाहते, हम स्कूल की जो है ना, स्कूल का हम गार्डिंग करना चाहते हैं, जो सॉरी क्लास की गार्डिंग करना चाहते हैं, अच्छा नहीं आपको नहीं दिया जाएगा काम। तो ये काम नहीं देना क्या हुआ, आपकी रुचि पर नहीं हुआ। तो यही कह रहे हैं स्वाभाविक विभाजन नहीं है। दो चीज़ देख लिया ना, इसमें कोई दिक्कत, यही तो आपत्ति है, दो चीज़ समझ गए ना, दो ही आपत्ति को दर्शाना है, ज़्यादा नहीं। क्यों दो का दर्शाना है तो आपत्ति और, बट इसलिए दो ही दर्शाना है क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न में आप पूरा किताब नहीं ना लिखिएगा, है ना। अब बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। बाबा साहब कहते हैं कि श्रम विभाजन जो है ना, श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप नहीं की जा, यहाँ देखिए हमने इसको देखा, बाबा साहब आपत्ति जताते हैं कि ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, तो अब इसी को सवाल बना दिया आगे, इसी को जब स्वाभाविक स्वरूप नहीं है तो क्यों नहीं है, अब क्यों का जवाब इसमें देना है, समझ रहे हैं ना, सवाल पे सवाल बना यहाँ पर। देखिए जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का स्वाभाविक स्वरूप नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह व्यवस्था मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। पिछले ही सवाल का पिछला ही जवाब यहाँ भी डाल दिया गया
है ना। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता यानी जो उसकी एबिलिटी है, योग्यता है, का विचार किए बिना ही उसका व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब उसके अंदर क्या क्षमता है, वो क्या कर सकता है, उसको जाने बिना उसको काम दे देने। उस लड़का के अंदर वो एबिलिटी है कि वो आपके क्लास का मॉनिटर बन सकता है, बट उसको काम दे रहे हैं सफाई के लिए, है ना। तो यही जो है स्वाभाविक नहीं है भाई, ये तो गलत है। यही बुरे समय में, और फिर दूसरी बात इसी में जोड़ा जा रहा है, क्यों यही बुरे समय में मनुष्य को अपना व्यवसाय बदल कर दूसरा व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं देता है। फिर आगे यही बात करता है कि यही बुरे समय में फिर क्या कर रहा है, एक तो क्षमता नहीं देख रहा है, रुचि नहीं देख रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि अगर बुरा समय भी आ जाए, जो काम दे दिया गया, लेकिन वो काम बदलने के लिए नौबत आ जाए ऐसी, तो आपको कहेगा नहीं, आपको काम भी नहीं बदलना है। तो ये जो है स्वाभाविक रूप इसीलिए नहीं कहा जा सकता। राइट, कोई दिक्कत? नोट कर लेना है, इसलिए तो मैंने बोला, रटना नहीं है, समझना है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण कितना है? बाप रे बाप, कई बार 4-5 सालों से पूछा जा रहा है इसको, 2-2 3-3 साल गैप करके अभी तक कई बार पूछा हुआ, मैंने नोट नहीं किया यहाँ पर, बट ये मान के चलिए कई बार पूछा जा चुका है, और उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाए। अच्छा, इसमें कीवर्ड क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी का प्रमुख कारण बताना है इसमें, आइए बताते हैं। बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बताना, एक प्रमुख कारण की बात कर रहा है, एक ही कर रहा है, तो बात करते हैं। प्रमुख कारण है कि, और प्रत्यक्ष भी कारण है कि भाई मनुष्य को अपने पेशा में परिवर्तन की अनुमति न देना सबसे बड़ा कारण है। ये क्या है कि आप जो पेशा चुन लिए हैं, अब उस पेशा को आप नहीं बदल सकते, यही अनुमति नहीं देना गलत बात है। ठीक है, यही बेरोजगारी का मेन कारण है। हो गया आंसर, बट इसको थोड़ा डिफाइन करना है। क्यों? मान लीजिए कि अचानक से कोई घटना घट गया, जैसे कोविड आया था, कोरोना के जैसा कोई घटना घट गया, तो बहुत सारे लोग को धंधा बंद हो गया, फिर कुछ नया धंधा शुरू किए ना, तब जाकर ना कर रहे हैं ना कोई नया काम। लेकिन हालांकि अब इसको बदल देना चाहिए। अब सब लोग अपनी अपनी इच्छा से सब लोग काम करता है, अपने रुचि के अकॉर्डिंग काम करता है ना। तो ये सब कुछ बदल देना चाहिए, गलत चीज़ हो गया। अब ये प्रासंगिक नहीं रहा, सिर्फ एक का, वो भी क्या? जाति प्रथा का। श्रम विभाजन जो जाति प्रथा का रूप लिया हुआ है, वही एक प्रासंगिक है, बाकी इसमें नहीं है। काम सब लोग चुन सकता है कुछ भी, तो ये अब हटा देना चाहिए सवाल को ही। लेकिन अब समझ गए क्या है? मनुष्य को अपनी पेशा न बदलने की इजाज़त न देना ही क्या है? बेरोजगारी का मूल कारण है। क्यों? क्योंकि अचानक से कभी भी अपनी जो है धंधा बदलने की कोई घटना आ सकती है, और उस वक्त में बढ़ते तकनीक और अचानक से बहुत सारी तकनीकें बदल रही हैं। तो इस स्थिति में मनुष्य को क्या है, अपना काम जो है, पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं देना ही क्या करता है, उसको बेरोजगारी की तरफ लेके जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जब काम ही नहीं चलेगा तो आप कंगाल नहीं हो जाइएगा, आप बेरोजगार नहीं हो जाइएगा, होइएगा नहीं। यही तो लिखना है मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत? कि जीवन जीने लगता है, मैंने ऐड कर दिया एक एक्स्ट्रा, समझ गए ना? तो आपको इतना याद रखना है। हो गया? कोई दिक्कत हो रहा है? कमेंट करिए ना भाई मेरे, बताइए कि ऐसा ऐसा है मेरे भैया, आपने तो कमाल कर दिया। थोड़ी सी आवाज़ मेरी पतली जा रही होगी, क्योंकि मुझे लगा है भाई सर्दी बुखार और खांसी सब कुछ हो गया है। 2 ही दिन में मैं तंग हो गया हूँ। और फिर क्लास तो करना ही है ना, आपको देना है क्लास, क्योंकि एक एक दिन अल्टरनेट ऐसे भी देता हूँ मैं, तो क्लास देना है। आगे देखते हैं 6 नंबर में, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? और 1 नंबर का भी प्रश्न यही बनता है, 1 नंबर का भी बनता है, ऑब्जेक्टिव में भी यही आता है, बट 2 नंबर में भी आया है ना। तो देखिए सबसे ज़रूरी क्या है भाई, ये देखिए, लेखक जाति प्रथा को सबसे बड़ी समस्या मानता है। मैंने ये नहीं लिखा है कि आप ये लिख सकते हैं कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या मानता है जाति प्रथा को, बट मैंने वो सब हटा दिया, क्यों? लिख दिया सीधे कि लेखक जाति प्रथा को ही सबसे बड़ी समस्या मानता है। जो मलाई है वही दीजिए, ज़्यादा शब्द मत बढ़ाइए, क्योंकि 30 शब्दों में लिखना है भाई। क्योंकि इस प्रथा में यानी जाति प्रथा में श्रम विभाजन व्यक्ति की रुचि पर नहीं है, कार्य कुशलता पर निर्भर नहीं है, आधारित नहीं है, सब वही बतिया घुमा के आ जाता है, पीछे ही वाला उत्तर, जिसके कारण व्यक्ति अपनी कार्य दक्षता क्या करता है, धीरे धीरे खोने लगता है। जब आपका मनपसंद का काम ही नहीं रहेगा, मन लगा काम ही नहीं करिएगा, तो क्या हो जाएगा? ढीला हो जाइएगा। तो वही कहता है, फिर उसके अंदर दुर्भावना आने लगता है, वो धीरे धीरे टालू काम करने लगता है, यानी काम ढंग से नहीं करता। अपने भाषा में लिखिएगा इसको, ठीक है? जिसके कारण वो गरीबी और उत्पीड़न का जीवन जीने लगता है। हो गया सवाल का जवाब।
7 नंबर का जवाब वही होगा, 6 नंबर हो यहाँ वही लिखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए कि जब धीरे धीरे काम को टालने लगेगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा भाई। जब निष्क्रिय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए जहर हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। 7 नंबर छोड़ दीजिए, आंसर वही हो जाएगा पीछे वाला। एक ही सवाल 10 बार बना दिया है, ये लोग समझता भी नहीं है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, दो बहुत सवाल इम्पोर्टेंट है इसमें, एक बेरोजगारी वाला, एक ये वाला, ठीक है ना। शुरुआत में एक दो है वही, 4 ही प्रश्न देखना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक बता रहे हैं कि क्या बहुत ज़रूरी है, तो आइए बात करते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने स्वतंत्रता, बंधुत्व, समता, 3 ही पॉइंट तो याद रखना है। आप आज़ाद रहिए, हर कोई आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहे, रूप से रहे, भाई की बात हो यानी बंधुत्व की बात हो, भाईचारा हो सब में, और तीसरा हो समता हो यानी सबको समान अधिकार मिले, है ना। अगर यहाँ सरकार एक नियम यहाँ लागू करती है तो देश के हर वर्ग के हर लोगों के लिए वो नियम कानून वो लाभ मिले। ये नहीं कि छोटे नीचे जो जाति के लोग हैं उनको कोई लाभ ही नहीं मिले और बड़े लोग लाभ उठाएं, तो ऐसा नहीं, सबको समता होनी चाहिए, यही तो कह रहा है मेरे भाई, और इसमें कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है। यही सच्चे लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है। लेकिन आगे देखिए इसमें, जिसमें सभी एक दूसरे की रक्षा करे, क्या करे, पहला पॉइंट तो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, पहला पॉइंट। दूसरा सभी लोग एक दूसरे की रक्षा करें, मतलब सब लोग एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें, है ना। अपने अनुभवों को, सम्मिलित अनुभवों को आपस में आदान प्रदान करें। 2 बिंदु, एक 3 बिंदु, ये हो गया। क्यों, अब यही 3 बिंदु तो देख अगर रहेगा तभी जाकर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगा। क्योंकि लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है, ये कोई राजपाट चलाने का तंत्र नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, रिवाज है ना। कितना सुंदर साफ सुथरा हुआ। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। कोई दिक्कत है, ऐसे सवाल को हल करिए। 4 प्रश्न जरूर याद रखिए, मात्र 4, ठीक है। बेरोजगारी, सच्चे लोकतंत्र, और उधर विडम्बना, और पोषक या पक्ष में तत्व देते हैं, यही सब चीज़, बस इससे ज़्यादा नहीं देखना है। 2 नंबर का ऐसे ही फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर फिक्स। अरे अपने पे काहे लिखते हैं ठीक है, 2 नंबर का फिक्स हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करिएगा ना, अपने शब्दों में लिखिएगा। अपने शब्दों में लिखने के बाद फिर कहिएगा हाँ भैया मज़ा आ गया, आपने तो कमाल का बता दिया। और कैसा लगा कमेंट करिए, थोड़ा सा कमेंट करके उत्साह बढ़ाइए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, ठीक है। आप ही के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है, और मुझे भी है कि दिल्ली इच्छा है, इरादा है कि भाई मैं भी कुछ करना चाहता हूँ अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में। आप भी कुछ करिए और अच्छा नंबर लाने की चेष्टा में रहिए। पास तो कोई भी ऐरा गैरा भी हो जाता है। 400 प्लस नंबर लेकर आकर बैठे हुए जो मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट ला के बैठे हैं, पर क्या है वो चुरचुरिया पड़ाका वाला जो होता है ना, भूखा है फेंक दिए जाएंगे। वो अपने लाइफ में क्या हो जाएंगे, घरेलू हो जाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे जब तक वो किसी चीज़ को गहराई से नहीं समझेंगे। देखिए मुझे लगता है ना 10वीं क्लास तक किसी भी बच्चे के लिए ना उसको जीवन निर्माण के लिए पढ़नी चाहिए, मतलब अपने निर्माण के लिए पढ़ना चाहिए। ये सब याद नहीं रहेगा। आप इंटर में जाइएगा ना, आप ना भूल जाइएगा तो मेरा नाम लिख के वहाँ पर कमेंट करके कह दीजिएगा मैं नहीं भूला हूँ। क्यों, क्योंकि आपकी पढ़ाई का जो तरीका है ना, सब लिखो फीको कलम की तरह लिखो और फेंक दो। उससे क्या हो रहा है, एक तो आपका जीवन का निर्माण नहीं हो रहा, चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है, तो सब बेकार जाएगा सब। इसलिए आप अपने चरित्र निर्माण के लिए सब पढ़िए, थोड़ा सा डीपली पढ़िए। ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। लहना सिंह क्या कहा था, नहीं कहा था, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं। लेकिन उसके माध्यम से जो मैं कुछ डीपली समझाता हूँ ना, अगर उसका कुछ भी अच्छा चीज़ आपके दिमाग में रहा तो वही काम आएगा, बाकी सब भूल जाएंगे। पास होना नहीं है, अच्छा भी नंबर नहीं लाना है, बल्कि अच्छे नंबर के साथ अच्छा आदमी भी बन जाना है। ये चीज़ करके आपको दिमाग में रख के पढ़ना है। नहीं तो है टारगेट तो ये है आपके पास, खरीद कर रखे होंगे, रट्टा मार होंगे, फल रहेंगे, भाई सब होगा। मैं भी वही से क्वेश्चन 1 नंबर को उठा के देता हूँ आपको, कहीं और से नहीं देता हूँ, ठीक है। और कुछ जो मेहनत करता हूँ तो थोड़ी बहुत करता हूँ, कहीं गूगल से लाता हूँ, बस मेहनत यहाँ करता हूँ आपके पास पहुँचाने तक, बाकी ज़्यादा नहीं। कैसे हैं आप, कमेंट करिएगा कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करिएगा ज़रूर। सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। आपका भाई एक आ गया है यूट्यूब पर। जय हिंद, जय भारत।